हिंदी साहित्य कक्षा 12 में आज हम बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु मॉडल प्रश्न पत्र 3 हल करेंगे। आपको ये जानकारी में होगा कि हिंदी निवारी के हमने 5 मॉडल पेपर हल किए थे और करीब करीब सारी अभ्यास वाले प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न अपने मॉडल पेपर में से सीधे सीधे मैच हुए थे। तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में भी हम 5 मॉडल पेपर जो लेकर के आएंगे, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। 3.25 घंटे का पेपर आपका होता है, बोर्ड में 80 अंक का पेपर होता है और ये निर्देश है 5 पेपर पर आपको रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने हैं और उत्तर जो है आपको बोर्ड की एक कॉपी दी जाएगी उत्तर पुस्तिका, उसी में लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सबके उत्तर एक साथ लिखने हैं, अलग अलग नहीं लिखना है। प्रश्नों का क्रम चेंज नहीं करना है और प्रश्नों का क्रमांक अवश्य लिखना है, अपनी मर्जी से प्रश्नों का क्रमांक भी नहीं बदलना है। 4 खंडों में आपका पेपर होता है। सबसे पहले खंड ए होता है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न और अपठित गद्यांश पद्यांश और रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं। 15 अभ्यास आपके पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला देखिए, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? काशीनाथ, भारतेंदु, शुक्ल, प्रेमगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमगन, जिनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और इनके पहले भी ये लगाते थे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो निश्चित रूप से दया वाला प्रश्न आपके सही हो जाएगा। प्रेमगन की छाया स्मृति, पाठ का नाम भी आप ध्यान रखें, प्रेमगन की छाया स्मृति। ये जो पाठ है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया एक संस्मरण है जो भारतेंदु युग के, कौन से युग के? भारतेंदु युग के जो कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, उनके मार्गदर्शन में कवि शुक्ल किस प्रकार हिंदी साहित्य के प्रति अपने रुझान को बढ़ा पाए उसका यहाँ वर्णन किया गया है। संवदिया कहानी के अनुसार बड़ी बहू क्या खा करके जी रही थी? जो आंचलिक कहानी है संवदिया, आंचलिक कहानी है संवदिया और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें एक प्रमुख पात्र आया है बड़ी बहू। ये बड़ी बहू क्या खा करके जी रही थी? चावल, चूड़ा, गेहूं, बथुआ, साग, मोटा अनाज। तो कहानी में आया है कि बड़ी बहू की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी और बथुआ साग खा करके वो जिंदा रह रही थी, जीवन यापन कर रही थी। तीसरा प्रश्न देखिए, कौन सी रचना युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा में प्रस्तुत करती है? जहां कोई वापसी नहीं, कुटज, बिस्कोर की माटी। दूसरा देवदास। सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा देवदास। ममता कालिया की कहानी है। किसकी कहानी है ये? ममता कालिया की कहानी है, दूसरा देवदास, जिसके प्रमुख पात्र हैं एक संभव है और एक पारो है। दोनों युवा हैं और इनके मन में अनजाने में ही एक निश्चित स्थिति नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है और प्रेम का अंकुरण इनके हृदय में अंकुरित होता है। उसका वर्णन यहाँ ममता कालिया ने की है। और जो शहर केंद्र में रखा गया है, जो कथानक लिया गया है, वो हर की पौड़ी हरिद्वार से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हरिद्वार, आस्था का केंद्र है। देवसेना किससे प्रेम करती थी? आप काव्य खंड में आ जाएंगे। 3 आपके गद्य खंड के क्वेश्चन हो गए। काव्य खंड में पहला पार्ट है अपना जयशंकर प्रसाद का, जो छायावाद के कवि हैं। किसके कवि हैं ये? छायावाद के कवि हैं। 2 गीत लगा रखे हैं, देवसेना के गीत और कार्नेलिया के गीत। तो यहाँ पूछा है कि देवसेना किससे प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से, अजातशत्रु से, कार्नेलिया से, स्कंदगुप्त से। तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। दय वाला विकल्प सही है। देवसेना का गीत में देवसेना की वेदना, इसकी पीड़ा और इसके विरह का वर्णन किया गया। स्कंदगुप्त का ये प्रेम पा नहीं सकी, इसलिए देवसेना का गीत जो है स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रसाद जी का स्कंदगुप्त नाटक है, उससे ये लिया गया। 12 मासा का अंश जायसी की किस रचना से लिया गया? पद्मावत से, रामचरितमानस से, पदावली से, गीतावली से। जो 12 मासा का संकलित अंश है मलिक मोहम्मद जायसी का, ये किस रचना का अंश है? तो ये हो गया आपके पद्मावत से। ए वाला विकल्प सही है। पद्मावत से जायसी का ये 12 मासा का अंश लिया गया है। जो रानी नागमती है
उस रानी नागमती के वियोग का वर्णन है इस संकलित अंश में। 4 महीने हैं इसमें, 4 महीनों का अपने को विरह की स्थिति का या नायिका का वर्णन किया। अंतिम 4 महीने हैं, यानी अगहन, पोष, माघ और फाल्गुन, ये 4 महीनों में नायिका नागमती के विरह का वर्णन है। वो यहां से ये भी पूछ सकता है कि पहला महीना कौन सा है जो अपने संकलित किया, अगहन, दूसरा पोष, तीसरा माघ और चौथा फाल्गुन। आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया, ये भाव प्रकट करने वाली कविता कौन सी है? ये दीप अकेला, वसंत आया, बनारस और तोड़ो। तो ये कविता है वसंत आया। वसंत आया जो कविता है उसमें कवि ने ये बात बताने की कोशिश की है कि आज मनुष्य आधुनिक जीवन शैली में उलझ गया है और प्रकृति में हो रहे बदलावों को वो महसूस नहीं करता है, और वसंत पंचमी का भी उसको पता है जो कैलेंडर से चलता है। वसंत आया कविता जो आपके रघुवीर साय की है, इस कविता में यह भाव प्रकट किया गया है कि मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास की जोबड़ी पाठ भारत के किस अंचल का अच्छा चित्र खींचती है? आपके अंतराल पुस्तक से क्वेश्चन आ गए, 3 गद्य से हो गए थे, 3 पद्य से हो गए थे अंतरा के। अब अंतराल पुस्तक है तो यहां पहला पाठ है सूरदास की झोंपड़ी, जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, उस उपन्यास का यह अंश है सूरदास की झोपड़ी। इसमें कौन से अंचल का चित्र खींचा है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो पाठ के अनुसार इसमें पूर्वी अंचल का चित्र खींचा है। अंधा भिखारी इसका पात्र है जिसका नाम है सूरदास। भैरव सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा देता है, लेकिन सूरदास में प्रतिशोध लेने का भाव नहीं है, वो पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। सूरदास का चरित्र कैसा है? ये भी सूरदास की झोपड़ी वाले पाठ में से ही है। ईर्ष्या का भाव रखने वाला चरित्र है, प्रतिशोध लेने वाला, पराई स्त्री पर नजर रखने वाला या पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला। दया वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सूरदास जो है पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। भैरव जो है उसकी झोंपड़ी जला देता है, फिर भी वो भैरव से बदला लेने का भाव नहीं रखता है, वो उसके पैसे भी चुरा लेता है। पोटली में जो 500 से ज्यादा रुपए थे, जो उसकी आशा का दीपक थी, यानी उससे वो बहुत सारे काम करवाना चाहता था, लेकिन वो बदला नहीं लेता है। कोइया किसे कहते हैं? ये भी अंतराल का है। और जो बिस्कोहर की माटी, ध्यान रखेंगे आप, बिस्कोहर की माटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रामीण जनजीवन का यहाँ वर्णन किया गया है, और ये जो है नंगा तलाई का अंश है, नंगा तलाई का गांव उसका अंश है, और लिखने वाले हैं इसको विश्वनाथ त्रिपाठी। नंगा तलाई का गांव उनकी आत्मकथा है, ये वहां से लिया गया है। कोइया किसे कहते हैं? कमल को, कुमुद को, सांप को, हरसिंगार को कोइया कहते हैं, कुमुद को। बै वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सांपों का और विभिन्न फूलों का वर्णन इस पाठ में किया है। बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक के अनुसार आंख आने पर किसका दूध लगाया जाता था? कुमुद का, कमल ककड़ी का, सत्यानाशी का, हरसिंगार का। तो आंख आने पर सत्यानाशी का दूध लगाया जाता था। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता प्रभाष जोशी का, किसका? प्रभाष जोशी का ये आलेख है जो जनसत्ता अखबार में प्रकाशित हुआ था। वहां से प्रश्न है कि आलेख किस अखबार में प्रकाशित हुआ था? ये लीजिए, मैंने उत्तर भी बता दिया है। हिंदुस्तान जागरण में, जनसत्ता में, हिंदी की दुनिया में, नई दुनिया में। तो जनसत्ता अखबार में ये जो आलेख है ये प्रकाशित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये आलेख था, और कागज कार्य नाम से ये छपता था। आपको ध्यान भी होना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। कागज कार्य स्तंभ से छपता था ये, कागज कार्य स्तंभ। और 1 अक्टूबर 2006 को प्रकाशित हुआ था। ये मालवा के बारे में, जो मालवा की धरती कितनी उपजाऊ थी, उसमें क्या बदलाव हो गए हैं, पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से इसमें जोड़ने की कोशिश की। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। अगला देखिए, पत्रकारों का समूह जहां समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? डेस्क, बीट, रिकॉर्ड रूम, ऑफिस, उसे कहते हैं हम डेस्क। ए वाला विकल्प सही है। और बीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्य का विभाजन किया जाता है वो उनकी रुचि के अनुसार किया जाता है, उसे हम कहते हैं बीट। अलग अलग
जो पत्रकार होता है उसको अलग अलग बीट मिलती है, किसी को खेल बीट मिलती है, किसी को विज्ञान बीट मिलती है, किसी को जो आर्थिक पत्रकारिता आर्थिक बीट मिलती है। नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? श्रव्य काव्य, मुक्त काव्य, दृश्य काव्य, खंड काव्य। नाटक को जो है दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, ब वाला विकल्प सही है। अभिव्यक्ति और माध्यम में से ये प्रश्न लिया गया है। विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? सहज, सरल और आम बोलचाल की, क्लिष्ट और दुरू, अलंकार युक्त, संस्कृत निष्ठ। ए वाला विकल्प सही है, सहज, सरल और आम बोलचाल की होनी चाहिए। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 3, 2। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ये भी आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब में से है। अगले दूसरे प्रश्न में 6 प्रश्न रिक्त स्थान के हैं जो आपके काव्यांग परिचय लगा रखा, उसमें से ये एक एक नंबर के 6 प्रश्न पूछ चुके हैं। कौन से काव्य गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है? तो जो माधुर्य काव्य गुण है, माधुर्य, उससे मधुरता उत्पन्न होती है। 3 काव्य गुण आपको ध्यान होने चाहिए, एक तो प्रसाद, माधुर्य और ओज। ये 3 काव्य गुण है और तीनों की समरी में बता देता हूं। प्रसाद का तो सीधा अर्थ स्पष्ट होगा, सीधा अर्थ निकल जाएगा, तुरंत चित्त में अर्थ व्याप्त हो जाता है। माधुर्य का मधुरता से संबंधित है और ये आपके हृदय में जो है मधुरता का भाव, मिठास का भाव बढ़ देता। ओज जो है ये दीप्ति और चमक, तेज, इससे संबंधित है। काव्य में जहां घृणास्पद, लज्जाजनक, अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है वहां कौन सा दोष होता है? वहां होता है अश्लीलत्व दोष होता है। छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहां विराम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाता है उसे कहते हैं यति। और 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गण कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कुंडलियां जो छंद है ये दोहा और रोला, इन दोनों छंदों के मेल से बनता है और इसमें 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। दोहा के जो 4 चरण होते हैं, ये रोला कुंडलिया में जो है ऊपर के 2 चरण होते हैं, तो 13-11 13-11 के हिसाब से 24 मात्राएं होती है। जब ये विषम मात्रिक छंद है, कौन सा छंद कहेंगे इसे? विषम मात्रिक छंद कहेंगे। जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाएगा तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक। कोई चीज जो है बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जा रही है वो व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, कारण है और कार्य नहीं हो रहा है, यानी कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, तो वहां पर आपके विभावना का उल्टा अलंकार होता है और वो होता है विशेषोक्ति। कौन सा अलंकार होता है? विभावना का उल्टा अलंकार होता है विशेषोक्ति, जहां कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता, विभावना में बिना कारण के कार्य हो जाता है। अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। इन दिए गए गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक देखेंगे तो देखिए यहां आया है कि प्राकृतिक संसाधन। ये आप पूरा इसमें पढ़ेंगे तो भारत के प्राकृतिक संसाधन, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। और भारत की मूल शक्ति क्या? दूसरा प्रश्न आया, देखिए, भारत की एक मूल शक्ति या सामर्थ्य उसकी प्राकृतिक साधन रूपी बुनियाद है, प्राकृतिक संसाधन है। भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है? तो भारत की जो प्रौद्योगिकी परिकल्पना है उसके आधार है प्राकृतिक साधन, उसके मानव संसाधन और राष्ट्र की सामर्थ्य के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। ये उसके मूल आधार हो जाएंगे। फिर देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास
सब मूल्यवान धातुओं और कच्ची धातुओं की एक सी गुणवत्ता वाला भंडार नहीं है, तो भी उनमें से धातुएं और कच्ची धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक तो धातुएं हैं और कच्ची धातुएं हैं। फिर देखिए संसाधन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग धन साधन। और भारत का जैव वैविध्य कैसा है? यहाँ आया देखिए, हमारा जैव वैविध्य बहुत समृद्ध है और प्रचुर धूप, वैविध्यपूर्ण कृषि योग्य जलवायु एवं संपूर्ण विश्व, जिसमें ध्रुव देश जैसी ठंड, उष्ण कटिबंधीय मंडल की हरियाली, रेगिस्तानी इलाका और काफी वर्षा सभी कुछ है। ये हमारा जैव वैविध्य समृद्ध है। अपठित काव्यांश देखिए, 2-3 बार इसको अच्छी तरह पढ़ना है और फिर अर्थ देने की कोशिश करनी है। सामने कुहरा घना है पंक्ति से क्या आशय है? यानी निराशा के लिए इसने बात की है, निराशा का भाव है, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोहरा जब छा जाता तो हम कुछ देख नहीं पाते हैं, हताश और निराश व्यक्ति के भाव को प्रकट करने के लिए ये पंक्ति आई है। काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। काव्यांश में संदेश दिया गया है कि हार नहीं मानना, निरंतर आगे बढ़ना, और यहां आया देखिए, मैं सूरज नहीं हूं, क्या इसी एहसास में जीऊं, या जैसा भी हूं नन्हा सा एक दिया हूं। तो ये दीपक जो है ये हार नहीं मानता है, तो दीपक या दीपक का महत्व लिख सकते हैं। दीपक और अमावस यहाँ किसके प्रतीक हैं? दीपक तो देखिए आपके प्रकाश यानी उम्मीद का प्रतीक है, और अमावस यानी निराशा, हताशा या जो हताशा का प्रतीक है। हर रात अमावस बनाए बैठे रेखांकित शब्द तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अमावस्या। उचित शीर्षक इसमें क्या हो जाएगा? उचित शीर्षक हो जाएगा इसमें वही दीपक, जैसे फूल की महत्ता थी ऐसे ही दीपक का संघर्ष या दीपक की महत्ता ये हो जाएगी। पूर्णिमा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? अमावस्या। खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से कैसे भिन्न होता है, स्पष्ट कीजिए। आप विशेष लेखन के किसी भी क्षेत्र में कैसे विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं? भीम और छंद का कविता में क्या महत्व है? तोड़ो कविता में कवि पत्थर और चट्टाने तोड़ने के लिए क्यों कह रहा है? सृजन करना चाहता, सृजन के लिए। दिशा शीर्षक कविता में कवि ने क्या संदेश दिया? बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया कि पुत्र बनकर मैं आपकी सेवा करूंगा, पर आपको गांव से जाने नहीं दूंगा। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? जो विस्थापित लोग हैं, सिंगरौली से जिन लोगों को विस्थापित कर दिया उन लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी का। अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण से ही समझाना है। अप्रस्तुत के द्वारा जब प्रस्तुत का बोध करवाते हैं तो अन्योक्ति अलंकार होता है। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं। ये आपके जो पाठ है अंतराल का, सूरदास की झोपड़ी, उसमें से लिया गया। सूरदास की मनस्थिति में जो बदलाव हुए उनको लिखना है। बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? बतख भी किस प्रकार अपने अंडों को सुरक्षा की दृष्टि से संभाल के रखती है? निराला या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय लिखना है। खंड स में देखिए, यासिर अराफात का व्यक्तित्व सहजता, सरलता तथा सेवा भाव से ओतप्रोत था। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। असगर वजाहत की शेर लघुकथा के आलोक में प्रतिपादित कीजिए कि प्रमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। बनारस कविता के आधार पर बनारस शहर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? बिस्कोहर की माटी आत्मकथांश में लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा का सुंदर वर्णन किया है। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। हमारी आज की सभ्यता नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? जो आपके पाठ लगा रखा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू, उसके आधार पर लिखिए। व्याख्या देखिए, लागेऊ माँ परे अब पाला, जो आपके 12 मासा का अंश लगा रखा है,
12 मासा जायसी का, उसमें से ये व्याख्या ली गई है। नायिका नागमती के विरह का वर्णन है। पुलक की शरीर सभा बे ठाडे, तुलसीदास जी द्वारा लिखित ये पद है। और जो भरत राम का प्रेम है, भरत राम का प्रेम, उस अंश से ये व्याख्या ली गई है। जो भरत है चित्रकूट की सभा में अपने विचार रखने के लिए वो खड़े हुए हैं। फिर पद्यांश की व्याख्या देखिए, लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी है, तो ये आपकी व्याख्या आ गई कौन सी, जो पाठ आपका दूसरा देवदास, ममता कालिया की कहानी है दूसरा देवदास, उसमें से ये व्याख्या ली गई है। प्रेम का प्रथम अंकुरण किस प्रकार संभव और पारो के मन में होता है, पहली मुलाकात का यहाँ वर्णन है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। ये गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, सुमिरनी के मन के, सुमिरनी के मन के, उसमें से ये बालक बच गया लघु कथा है, उसमें से ये व्याख्या ली गई है। और एक निबंध लिखना है, मेरा प्रिय कवि, कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण, योग और छात्र जीवन, राजस्थान, भाषा और साहित्य। इसी प्रकार के 5 मॉडल पेपर हम हल करेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी।